Hello everyone, today we will be starting with the stability of a structure. बेसिकली जब भी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर किसी डिज़ाइन करता है किसी स्ट्रक्चर को, सो ही मस्ट इंश्योर कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, एक होता है इंटरनल स्टेबिलिटी। सो today's topic will be based on only external stability. In next lecture we will be going through internal stability and overall stability of a structure. So first of all, here comes stability of structures. So basically structure stability is the major concern of the structural designer. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, to ensure the stability a structure must have enough support. देखिए स्ट्रक्चर, कोई सा भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं उसमें इतने सपोर्ट होने चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे, अलॉन्ग विद प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स। उतने मेंबर्स, जैसे कि हम ट्रसेस की बात करेंगे, उसमें इतने इनफ मेंबर्स होने चाहिए ताकि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहे, स्टेबल रहे। द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। ओवरऑल की बात करेंगे बाद में, बट अभी ओवरऑल किस पे डिपेंडेंट होती है, एक होती है एक्सटर्नल पे और एक इंटरनल पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। सो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट्स की बात करेंगे। इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन दी सपोर्ट्स क्राइटेरिया। सो फॉर स्टेबिलिटी ऑफ 2D स्ट्रक्चर देयर शुड बी नो रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए कोई ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर इसको स्टेबल रहना है तो इसमें देखिए इनफ हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सपोर्ट है ये खुद मूव कर जाए, ये मूव नहीं होना चाहिए अपनी जगह से। ओके, सो देयर शुड बी नो रिजिड बॉडी मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू लोडिंग होने के बाद। इट शुड हैव सपोर्ट इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड नो रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। सो मतलब अगर किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी में रहना है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है, तो उसको इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं? एक तो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट द सपोर्ट इज इक्वल टू 0। अब ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं जिसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो है इनफ स्टेबल रहे। एक्सटर्नल क्राइटेरिया यही है कि सपोर्ट रिएक्शन चेक करने हैं और हमारा रिएक्शन भी या कोई भी स्ट्रक्चर इतना स्टेबल रहे जो इन तीन इक्वेशन को फॉलो कर पाए कि एक्स डायरेक्शन की जो भी फोर्सेज होंगी वो बैलेंस रहें, वाई की बैलेंस है, जेड की बैलेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ 2D स्ट्रक्चर फॉलोइंग 3 कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम शुड बी सेटिस्फाइड। तो जैसे कि मैंने बताया, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, वाई एंड रोटेशन की बात हुई तो मोमेंट आ गया। तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चेक करनी होती है तो उसके 3 मेन क्राइटेरिया हैं। तो 3 मेन क्राइटेरिया आपको हमेशा याद रखने हैं, जो कि पहला क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड बी मिनिमम 3 नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सपोर्ट रिएक्शन। देखिए उसमें इंडिपेंडेंट 3 रिएक्शंस होने ज़रूरी हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। जैसे कि इस बीम की बात करें, इस बीम में देखिए कितने रिएक्शन है। एक, ये सिंपली ये रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन, ये रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन, ये भी रोलर सपोर्ट है तो एक रिएक्शन। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये पहली कंडीशन क्या है, आपको हमेशा याद रखनी है, 3 रिएक्शन होने चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी चेक करना है तो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा है, ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल अदरवाइज लीनियर अनस्टेबिलिटी विल सेटअप। सारे रिएक्शन जो है वो पैरेलल नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी पैरेलल। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, पैरेलल है। ये रिएक्शन भी पैरेलल है और ये रिएक्शन भी पैरेलल है। अब जब ये रिएक्शन ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या है, पैरेलल हो गए आपस में, सो ये क्या हो गया, अनस्टेबल केस हो गया। तो ये आपको चेक करना है कि कोई भी रिएक्शन क्या हो, पैरेलल ना हो। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, नॉन पैरेलल रिएक्शन देखने आपको, नॉन पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, ऑल रिएक्शन शुड बी नॉन पैरेलल। तो सारे रिएक्शन क्या होने चाहिए, नॉन पैरेलल होने चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया जो कहता है आपका
all reactions should not be linearly concurrent. All reactions should not be linearly concurrent, otherwise rotational instability will set up. अब देखिए होता क्या है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट थोड़ा इंक्लाइंड है, ओके, और ये वाला स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये वाला भी थोड़ा इंक्लाइन है, तो हमें नॉन कॉन्करेंट देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉन्करेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे मीट करें अगर रिएक्शन, देखिए ये रिएक्शन क्या है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पे गया, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन पे गया और ये स्ट्रेट लाइन पे गया, तीनों एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्करेंट हो गया। तो ये कॉन्करेंट हो गया तो मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। वैसे ही ये क्या है, ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी लीनियरली कॉन्करेंट, लीनियरली कॉन्करेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाले केस में ये रिएक्शन हो गया, एक ये रिएक्शन हो गया, एक ये रिएक्शन हो गया। अब ये क्या हो गया, तीनों रिएक्शंस क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो कॉन्करेंट हो गया तो एक कैसा केस हो गया, अनस्टेबल का केस हो गया। तो आप इस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्सटर्नली स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया, हमें देखना है कि ये नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए। सो तीन, ये जो आपके मैंने अभी बताए तीन कंडीशन आपको चेक करनी है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो तब हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट सेज इज reaction should be non-trivial. Non-trivial means that the value of the reaction should not be 0 to infinity. इन्फिनिटी या 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी उसका कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दैट शुड हैव इनफ डिफरेंस। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर दीजिए। नाउ इन केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स देयर शुड बी, अब इक्वेशन जैसे मैंने आप 3D आपको सपोर्ट्स के बारे में समझाया था, वैसे यहाँ पे अगर हम इस 2D के केस में अगर 3 इक्वेशंस चेक करते हैं, 3D के केस में क्या होगी, 6 इक्वेशंस को चेक करना होगा। दैट इज समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, fy इक्वल टू 0 एंड समेशन fz इक्वल टू 3 डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेज दैट शुड बी इक्वल टू 0, और उन्हीं डायरेक्शनों में हमको मोमेंट भी चेक करना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ 3D स्ट्रक्चर देयर आर 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ओके, रिमेंबर इफ अ स्ट्रक्चर इज constructed from elastic members. Elastic member means that you have already studied in strength of material, and then small elastic displacement may be permitted. Elastic member means that comes to its original shape after deformation. Okay, ये तो मैंने आपको बताया। then small elastic displacements are permitted. Okay, but small rigid body displacement will not be permitted. जैसे कि सपोर्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा, ऐसी डिस्प्लेसमेंट परमिटेड नहीं है। कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड बॉडी हो, वो अपनी जगह से मूव करे, ये स्ट्रक्चर में परमिटेड नहीं है। ओके, नाउ let us see some examples based on the external stability. First one says we have to find which one of the following structure is stable. So first case देखिए, ये बीम है और यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है और ये एक रोलर सपोर्ट है। तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन होते हैं, एक, सपोज ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे हिंज पे कितने होंगे, एक होगा वर्टिकल रिएक्शन और एक होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दैट इज एच। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक एच सी। ओके, यहाँ पे सी गिवन है। तो सो मैंने आपको बताया किसी भी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको 3 केसेस देखने पड़ेंगे। पहला केस क्या हो गया, पहला केस आपको देखना है दैट इट शुड हैव 3 रिएक्शंस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस कहता है दैट इट शुड बी नॉन पैरेलल, रिएक्शन शुड बी नॉन पैरेलल। थर्ड केस क्या कहता है, दैट इट शुड बी नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो पहले केस में हमको देखना है 3 रिएक्शन। तो ना हाउ मेनी रिएक्शन, 1 2 एंड 3। तो पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहती है इट शुड बी नॉन पैरेलल। तो क्या ये रिएक्शंस नॉन पैरेलल है, देखिए अगर आर ए का रिएक्शंस कहाँ को जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, एच सी किधर को जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और एच ए किधर को जाएगा, इधर को जाएगा।
ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर। ओके, सो ये क्या पैरेलल है सब? नहीं, तो ये नॉन पैरेलल हो गए, तो ये केस भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कहता है इट शुड बी नॉन कॉन्करेंट। तो नॉन कॉन्करेंट है क्या ये? देखिए आर ए और एच सी तो कॉन्करेंट है, बट एच ए क्या है? कॉन्करेंट नहीं है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ए स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? स्टेबल हो गया। तो ये वाला यहाँ पे सॉल्व हो गया। बट हम बाकी ऑप्शनों में भी चेक कर लेते हैं। बी के केस में देखिए, बी का केस कहता है यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है। तो हाउ मेनी रिएक्शंस आर दिए? हिंज पे 2 होंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। रोलर पे कितने होंगे? 1 होगा। तो हाउ मेनी रिएक्शन? 3 रिएक्शन। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? नॉन पैरेललिटी चेक करनी है। तो ये देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, इसके एक रिएक्शन का वर्टिकल का ही होगा, हॉरिजॉन्टल का ही होगा। तो ये नॉन पैरेलल हो गए। तो दूसरा केस भी सेटिस्फाई हुआ है। क्या ये नॉन कॉन्करेंट है? अब आपको ये चेक करना है, तो चेक करिए। अब देखिए नॉन कॉन्करेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे आप? ये देखिए दोनों क्या है, इस पॉइंट पे, ये एक इस पॉइंट पे है और ये इस पॉइंट पे है और ये इस पॉइंट पे है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो ये क्या हो रहा है? इस पॉइंट पे क्या हो रहे हैं? ये तीनों रिएक्शन मीट करेंगे, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये क्या हो गया? कॉन्करेंट हो गया। तो नॉन कॉन्करेंट वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल। तो ये वाला क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। सी के केस में देखिए, सी के केस में यहाँ पे एक रोलर है, ये भी रोलर है, ये भी रोलर है। तीन रिएक्शन हो गए, रिएक्शन वर्टिकल, ये भी वर्टिकल, ये भी वर्टिकल। तो 1 2 3 रिएक्शन। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन में देखना है आपको, इट शुड बी नॉन पैरेलल। तो ये क्या नॉन पैरेलल है? नहीं, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये रिएक्शन ऐसे जाएगा। तो तीनों क्या हैं? पैरेलल हो गए। तो ये क्या है? देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल। तीनों में से किसी भी कंडीशन में ये फेल होता है, देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल। अब देखिए लास्ट वाला यार इम्पॉर्टेंट केस है। लास्ट वाला केस कहता है यहाँ पे एक रोलर है, ये एक क्या है? लिंक है, जहाँ पे इंटरनल हिंजेस आ जाएं और बीच में कोई लोडिंग ना हो, तो उस स्ट्रक्चर में ये क्या होता है? लिंक। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या है? हिंज सपोर्ट। तो हाउ मैनी रिएक्शन? नंबर ऑफ रिएक्शंस, रोलर पे 1, हिंज पे 2, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। सो हाउ मैनी रिएक्शन? दिस इज 1 2 एंड 3। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन नॉन पैरेलल चेक करने हैं। नॉन पैरेलल के लिए इसका रिएक्शन ये जा रहा है, इसका रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका ये है। तो सारे क्या हो गए? नॉन पैरेलल हो गए। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई, पहली भी दूसरी भी। थर्ड कंडीशन सेज दैट इट शुड बी नॉन कॉन्करेंट। क्या? तो क्या ये नॉन करंट है? हाँ जी, ये नॉन कॉन्करेंट है, क्योंकि ये अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये अलग जा रहा है और ये अलग जा रहा है। इन दो का एक ही पॉइंट पे है बट तीसरे का अलग है, देयरफॉर इट इज़ नॉन कॉन्करेंट। तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया? नहीं, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसको हमको यहाँ पर स्पेशल केस है, यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है। लिंक प्रोवाइडेड है मीन्स ये ऐसे, अगर इस बीम पे देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आया, ये पे इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वजह से क्या होगा? ये लिंक कुछ ऐसे मूव करेगा, ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो ये वाला जो स्पैन है, ये लिंक क्या होगा? ये मोशन में आ जाएगा और ये ए बी में क्या होगा? मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, जिससे ये क्या होगा? इंटरनली अनस्टेबल। समझ में आया? ये लिंक कैसा है? ये लिंक कुछ ऐसे है, जैसे ही यहाँ पे से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा तो ये ऐसे कुछ मूव हो जाएगा और ए बी को क्या होगा? मूवमेंट जनरेट करेगा, देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल। ये देखिए इंटरनल हिंजेस हैं और ये क्या हो गया? लिंक हो गया। तो ये कुछ इस तरह से। तो अगर इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा तो ए बी में क्या हो जाएगा? मूवमेंट जनरेट होगा, देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल। सो अब आप किसी भी स्ट्रक्चर की अनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। इंटरनल का और ओवरऑल स्टेबिलिटी का कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फॉर नाउ, थैंक यू very much.